हेलो इन्वेस्टर्स। आई होप आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि इस चैनल का हमारा एक ही पर्पज़ है, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। आज की वीडियो में क्या होने वाला है? आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और अलग तरह की एक वीडियो है। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि वॉरेन बफे के स्टाइल में अगर हमें एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो किस तरह से हम बना सकते हैं। और आज की पूरी वीडियो में आप देखोगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है। तो ये वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है और खासकर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉरेन बफे कौन है। तो आई होप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर आप आए हैं तो वॉरेन बफे का नाम तो आपने अवश्य सुना ही होगा। लेकिन जल्दी से अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो वॉरेन बफे दुनिया के सबसे, कह सकते हैं, पॉपुलर इन्वेस्टर हैं जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। अब वॉरेन बफे साहब जो हैं वो छोटी, सोचो 11 उम्र की इस नादान सी आयु से इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर चुके थे। चाहे अमाउंट कम क्यों ना था, लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करा जिसका फ़ायदा उन्हें बहुत लेटर ईयर्स ऑफ हिज एज में मिला। कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। बाकी वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के मॉडल को फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मॉडल जो है वो कहा जाता है, जो उनके गुरु हैं बेंजामिन ग्रैहम, उन्होंने डिराइव करा था। इनकी किताब भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था वॉरेन बफे साहब का। बाकी वॉरेन बफे साहब ने कुछ स्पेशल कोट्स कहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कोटेशंस बोले हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छे लगे मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं। प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। कई बार आप सोचते हो कुछ चीज़ खरीदने से पहले कि मैं इतना प्राइस पे कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा दाम दे रहा हूँ या मैं कम दाम दे रहा हूँ। तो उनका सिंपल सा यही कहना था कि दाम वो है जो आप पे कर रहे हो, प्राइस इज़ वॉट यू पे, पर जो आपको मिल रहा है वो वैल्यू है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या पे कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर क्या वैल्यू आपको मिलेगी या मिल रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर, यानी कि हम ये आगे भी कवर करेंगे। वॉरेन बफे साहब जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका मोटिव ये नहीं है कि चलो खरीद लिया, अब मैं 2 महीने बाद बेच दूंगा। अगर उन्हें कोई बिजनेस पसंद है तो उनका होल्डिंग पीरियड है इज़ फॉर एवर। उन्हें सिर्फ उसको होल्ड करके रखना है, वो शेयर में इन्वेस्ट करके बने रहना है। ये उनकी एक कोटेशन है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से एक अच्छा माइंडसेट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ वॉरेन बफे साहब की अगर फ़िलॉसफ़ी की, कोर फ़िलॉसफ़ी, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले बात तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक्स को या शेयर को शेयर की नज़र से नहीं देखते। अब जब हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सिर्फ उन्हें एक स्टॉक की तरह नहीं देखना, हमें ऐसे नज़रिया रखना है कि हम बड़ी अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप पैसा लगा रहे हो तो आप एक एक रुपए सोच समझ के निवेश करोगे। यानी कि सोचो, आप मालिक हो तो आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जो आपको लगता है अच्छा नहीं है, नहीं, तो आपको स्टॉक की तरह नहीं सोचना, आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना है। तो इसीलिए उनका फोकस था कि मैं सिर्फ क्वालिटी बिजनेस पर, सिर्फ उस पर फोकस करूंगा और मैं कभी भी मार्केट टाइमिंग को नहीं देखूंगा। ऐसा नहीं सोचूंगा कि नहीं नहीं अभी नहीं करता इन्वेस्ट, अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे आ जाने दो तब करूंगा। मार्केट में हमें टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना, खासकर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। और इसी तरह लॉन्ग टर्म का नज़रिया हमेशा रखना है। तो इन्वेस्टमेंट का अपना बेसिक फंडा यही था शुरू से कि भाई हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है। तो ये वीडियो इसलिए इन्वेस्टिंग हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो ये उनकी मेन फिलॉसफी थी। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँ, कुछ वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स जो हैं उसको मैंने कोशिश करा है निकाल के इस वीडियो में पिराने की। और इंडियन मार्केट्स में खासकर अगर मैं बात करूं कि किस तरह से अगर हम चलें, तो देखो, वॉरेन बफे साहब के बहुत सारे यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला है कि भाई इन्वेस्ट उसी में करो जिसकी समझ आपको हो। ये वॉरेन बफे साहब का फंडा है। यानी कि
आपने सोचा किसी के कहने पर चलो मैं बिटकॉइन खरीद लेता हूँ या चलो मैं क्रिप्टो खरीद लेता हूँ या चलो मैं ये खरीद लेता हूँ। क्या आपको नॉलेज है? क्या आपको समझ है? नहीं है ना, तो नहीं करना इन्वेस्ट। तो वॉरेन बफे साहब का सिंपल सा फंडा रहता है कि मैं उसी जगह इन्वेस्ट करूँगा जिसकी समझ मुझे है, क्योंकि एक तरह से मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपना पैसा ऐसे बिज़नेस में लगाऊँगा जिस बिज़नेस की मुझे नॉलेज है। अगर आज मुझे कोई कहे कि चलो जूते बनाने की कंपनी में पैसा लगा दो 2 करोड़, मैं क्यों लगाऊँ? मुझे क्या पता वो जूते कैसे बनाएगा? मुझे नहीं नॉलेज, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? तो यही वॉरेन बफे साहब का फंडा है। तो उन्होंने भी टेक स्टॉक्स शुरू में कभी नहीं खरीदे अंटिल एप्पल। जब उन्हें लगा कि यस, अब ये बिज़नेस मॉडल मुझे समझ आ रहा है, तब मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उनका फंडा है इकोनॉमिक मोट। इसका मतलब होता है एक सिंपल भाषा में आर्थिक इकोनॉमिक मोट, मतलब एक एडवांटेज, एक लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी। कि मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जो हमें लगता है कि ये तो यार लंबे समय तक सस्टेनेबल रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा और इसमें हमारा बिजनेस में बहुत ऐसा एडवांटेज है जो किसी और के पास नहीं है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट, है ना, ड्यूरेबल एडवांटेज। तो वो एक अच्छे ब्रांड को देखते हैं, वो कॉस्ट एडवांटेज देखते हैं कि जहाँ पर खर्चा कम है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, तो इस तरह से वो निवेश करने के लिए कंपनियों का चुनाव करते हैं। तो भारत के स्टॉक मार्केट में भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो मैंने उदाहरण के लिए दे रखी हैं, जो इस तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकती हैं। हाँ, मैं फिर से यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी प्रकार की सलाह नहीं है कि आपको ये शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शेयर्स को कोट करा है। तीसरी चीज़, वॉरेन बफे के प्रिंसिपल पर कि भाई हमें कुछ पैरामीटर्स पर फोकस करना है। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं कि वो अच्छी है, खराब है, तो देखो क्या देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी, मेनली ये सारी चीज़ें या रेशोज़ जिनको आप बोलते हो, वो एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर हमें कंपनी की स्ट्रेंथ पता लगती है ना। जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है तो देखो अच्छी बात है, मार्जिन्स मतलब सिंपल भाषा में प्रॉफिट समझ लो आप, स्टेडी है, लगातार अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है कंपनी, तो ये अच्छी बात है ना। तो इस तरह से वो आरओई पर फोकस करते हैं। ये भी एक पैरामीटर बना रखा है कि भाई देखो मैं अच्छी कंपनी में ही पैसा निवेश करूंगा। तो धीरे धीरे आप समझो मॉडल, वो फिल्टरिंग हो रही है, सारे अच्छे पैरामीटर्स को इकट्ठा कर रहा किया जा रहा है और बड़ी कंपनियों पर मतलब जाया जा रहा है। इसी तरह अगर आगे बढ़ूं प्रिंसिपल्स में, तो एक फंडा जो उन्होंने फॉलो करा, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? देखो हमने पहले समझा था, मान लो मुझे लगता है कि ये पेन जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो 100 रुपये होनी चाहिए और बाजार में ये मुझे मिल रहा है मान लो 70 रुपये का, तो इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। तो इसी तरह शेयर बाजार में भी बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो मान लो है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन शेयर बाजार के एक्चुअल मार्केट में वो सस्ते मिल रहे हैं, तो उनको अंडर वैल्यूड कहते हैं। तो वॉरेन बफे साहब का भी यही फंडा है कि भाई जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं अभी, तो उनको वो मतलब खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया बन गया अपने पोर्टफोलियो के लिए, मतलब अपने शेयर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर नज़र बनाकर ज़रूर रख सकते हैं। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा, कोविड के टाइम पर एक बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे अच्छी अच्छी कंपनियों के जिनका प्राइस कम हुआ। अब वो इतना कम हो गया कि हमें लगा कि यार इनकी एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन अभी पैनिक की वजह से ये बाज़ार में सस्ते हो गए। तो वो एक अच्छा मौका होता है निवेश करने का, क्योंकि उस समय स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। आगे बढ़े प्रिंसिपल्स को लेकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर क्या, जो आपकी पैसा कमाने के लिए नहीं, वेल्थ क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, वो है पेशेंस। और ये तो जीवन का भी फंडा है, ये तो आपको अपनी लाइफ में भी हमेशा फॉलो करना चाहिए। पेशेंस यानी कि धैर्य अगर आप रख लेते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें धैर्य होता है, तो वो कठिन परिश्रम करने से नहीं घबराता। उसे पता है कि ठीक है आज मेहनत कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आज ही फल मिलेगा, लेकिन करते रहना इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी है कि आपने अगर निवेश कर दिया तो फिर आपको लॉन्ग टर्म तक बैठे रहना है। अगर आप बार बार पैसा ट्रांसफ़र करते रहोगे ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी कोटेशन है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से पैसा एक ऐसे व्यक्ति से
जो इम्पेशेंट है ट्रांसफ़र हो जाता है किसके पास, जो धैर्य रखता है। और ये बड़ा सत्य बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। हम जब निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं जनरली, तो ट्रेडिंग में तो हम वैसे ही शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं, लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट में भी हम सोचते हैं यार बेच देते हैं शेयर, और जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठा रहता है और अच्छी कंपनियों में निवेश करता है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो वेल्थ क्रिएट करने में सक्षम हो पाता है। तो ये प्रिंसिपल्स उनके बहुत ज़रूरी थे। तो आई होप आपको वॉरेन बफे के प्रिंसिपल से एटलीस्ट एक माइंडसेट का आइडिया लग गया होगा कि ठीक है, ये माइंडसेट है हमें रखना है अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें, तो देखो सिंपल फंडा होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं कि एक कहावत होती है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने, क्योंकि अगर बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। सेम चीज़ शेयर बाज़ार में रहती है। हमें हमेशा अपना पैसा एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, तो थोड़ा सा हमें अलग अलग शेयरों में और खासकर अलग अलग सेक्टरों के शेयरों में निवेश करना चाहिए, ताकि एक सेक्टर कभी डाउन भी हो तो कोई दूसरा सेक्टर अच्छा चले, है ना। तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफाइड रहता है। तो अगर मैं इंडिया के मार्केट की बात करूं, तो देखो एफएमसीजी हो गया, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, क्योंकि भाई भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इतनी आबादी है 150 करोड़ की, तो कंज्यूमर गुड्स तो यहाँ बिकने ही बिकने हैं। बैंकिंग, भारत के अंदर बैंकिंग की सुविधाएं देखो कितनी अच्छी हैं, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करता है, फाइनेंशियल सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कई वर्षों से बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, तो ये एक अच्छा सेक्टर हो गया। इसी तरह इंश्योरेंस और भी सेक्टर हो सकते हैं जिनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फंडा ये है कि अलग अलग सेक्टरों के अंदर हमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए। तो ये एक मतलब फंडा हम वॉरेन बफे साहब का यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो चीज़ आपको भी अवॉइड करनी चाहिए, वॉरेन बफे साहब तो कभी करते ही नहीं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स। ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, देखो पेनी स्टॉक्स होते हैं बहुत ही सस्ते स्टॉक्स, जो शायद आपको 1 रुपये 2 रुपये में भी मिल जाएंगे। तो आपको लगेगा यार 1 रुपये का शेयर, हाँ। और इन शेयरों के बारे में क्या होता है, जनरली बाजार में लोग अफवाह भी ये उड़ाते हैं कि यार 1 रुपये का शेयर है, ले लेते हैं, क्या पता कल को ये 10 रुपये का हो जाए, तो सोचो 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाएंगे, और 100 रुपये का हो गया तो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, है ना। और पेनी स्टॉक को लेकर ऑब्वियसली बहुत सारी इस तरह की बातें रहती है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, ल्यूक्रेटिव लगते हैं, यार बस 1 रुपये का 2 रुपये का शेयर है, क्या जा रहा है, ज़ीरो भी हुआ तो क्या जा रहा है। लेकिन देखो यही सबसे बड़ी गलती होती है, आप 1 या 2 रुपये सोच के छोड़ते हो या पैसा लगाते हो, वो बहुत रिस्की होता है, इतना ज़्यादा रिस्की होता है जो हमें नहीं लेना रिस्क। तो वॉरेन बफे का माइंडसेट रखो, पेनी स्टॉक को देखो तो दूर भाग जाओ, बोलो हाथ जोड़ के कि भाई चाहे तुम 1 रुपये के हो, मुझे अपना 1 रुपये भी देखो वेस्ट नहीं करना, है ना। बात 1 रुपये की नहीं है, बात है पैसे की, मनी की। मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और 1 रुपये भी अगर है तो मैं क्यों किसी बेकार स्टॉक में लगाऊं, मैं वो 1 रुपये का कुछ और कर लूँगा, है ना। कंपनीज विद पुअर गवर्नेंस, देखो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ गवर्नेंस इशूज चलते हैं, है ना। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कानून की गवर्नेंस, कुछ भी हो सकते हैं ना, आपको अगर पता होगा। तो गवर्नेंस इशूज जहाँ भी चल रहे हैं, उन कंपनियों में हम क्यों निवेश करें। पता चला सरकार ने कोई उस पर पाबंदी लगा दी तो सारा बिजनेस ठप, तो ऐसी कंपनियों पर हमें अवॉइड करना है। हाई डेट कंपनियां, देखो जी उधार ज़्यादा चल रहा है ना, इसीलिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स को डेट इक्विटी रेशो पढ़ाते हैं कि देखो भैया आइडियल रेशो है 2:1। तो 1 रुपये अगर इक्विटी का है, मतलब अपना पैसा है, तो 2 रुपये का उधार चल जाएगा। अब मान लो किसी कंपनी का इक्विटी तो है 1 रुपये का और डेट है 10 रुपये का, तो भैया इतना पैसा उधार का, तो क्यों ले रहे हो उधार तुम इतना, हाई डेट कंपनी तो अवॉइड करते हैं वॉरेन बफे साहब। लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, तो उससे वो बचते हैं, क्योंकि वॉरेन बफे का माइंडसेट क्लियर है। देखो अगर मैं पूरी क्रक्स बताऊं वॉरेन बफे साहब के लिए कि आपके लिए, वो ये नहीं सोचते कि ये कोई छोटी कंपनी है तो ये कल को बड़ी हो जाएगी, इसमें इन्वेस्ट कर दो। उनका फंडा सिंपल रहता है, कहीं ना कहीं जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, जो बड़ी कंपनी है, क्योंकि जो बड़ी है ना वो और बड़ी हो जाएगी, ये फंडा है। तो इसीलिए अपने को लॉस मेकिंग स्टार्टअप से दूर रहना है, हमें मतलब नहीं है। हाँ, कल को जब ये बड़ी बन जाएगी, जितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कभी भी उसमें पैसा शुरू में नहीं लगाने का, बड़ी बन जाएगी तब देखेंगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, जस्ट आपको ऐसी समझाने के लिए कि
मान लो हमें अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना हो, है ना? अब सेक्टर्स हमने सोच लिए, तो देखो एक फंडा है 70-30 का, कोर प्लस सैटेलाइट अप्रोच। कोर मतलब ये कि भाई इम्पॉर्टेंट, तो 6-8 लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां, स्टेबल, उन कंपनियों में हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? आप इसको कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, हम 100 रुपए बोल रहे हैं। तो 100 रुपए में 70 रुपये में इन कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, है ना? मोट कंपनीज जो शुरू में टर्म बताया था। 30% सैटेलाइट का मतलब है 3 या 4 मिड कैप। मिड कैप मतलब जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, थोड़ी सी छोटी कंपनियां हैं, कैपिटलाइजेशन जिनका थोड़ा सा कम है, और वो अपने अपने सेक्टर की लीडर्स हैं, मतलब अपने सेक्टर में ठीक है भाई, सबसे ऊपर हैं, सबसे नंबर 1 पर है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रखा जा सकता है कि 70% पैसा यानी कि कोर कंपनियों में, और 30% पैसा सैटेलाइट यानी कि थोड़ा सा मीडियम कंपनियों में। पेनी स्टॉक या छोटी कंपनियों पे अपने को ज़्यादा फोकस करना नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट का देख रहे हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ तक देखो पहुँच चुका है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, उसमें सिंपल सा फंडा रखना है, बहुत ज़्यादा शेयर्स अपने को नहीं खरीदने, है ना? नॉट मोर देन 10 to 12 स्टॉक्स, 10 से 12 स्टॉक्स अगर रखते हैं तो उसको आइडल मानते हैं। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पत्थर की लकीर ही है, आपने 13 रख लिए तो कोई फांसी पर चढ़ा देगा या उस पर आप कमाई नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। ये सारी बातें जो पूरी वीडियो है, अगर इस पूरी वीडियो को भी आप नेग्लेक्ट कर दो, ये सारी बातों को इसमें क्रिटिसाइज करके फॉल्स कर दो, तब भी आप पैसा कमा सकते हो, नो डाउट। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक माइंडसेट की, हम बात कर रहे हैं एक थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ों की जो प्रूवन है और जिस पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, दैट्स इट। तो उस हिसाब से हमें 10 से 12 स्टॉक्स में ही फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करना चाहिए कि 20-20, 30-30 स्टॉक लेकर रख लिए। बाकी सेक्टर एलोकेशन देखो, एक मॉडल निकाला है जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज़, कि मान लो मैं हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यार पैसा तो लगाना है, चलो ठीक है, अब अलग अलग सेक्टरों में लगाना है, तो देखो एफएमसीजी हो गया, थोड़ा सा बैंकिंग में पैसा लगा दिया, इंफ्रा में पैसा लगा दिया, फार्मा में पैसा लगा दिया, है ना? ईटीएफ्स की क्लास में आपको बताया था क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ, उनमें थोड़ा सा एलोकेशन कर दिया। तो इस तरह से अपने पैसे को अलग अलग सेक्टरों में इन्वेस्ट करना है। तो इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अगर आप रखोगे तो उससे होगा ये कि कभी एफएमसीजी सेक्टर डाउन होगा तो हो सकता है बैंकिंग अच्छा करे, बैंकिंग डाउन होगा तो हो सकता है फार्मा अच्छा करे, फार्मा डाउन होगा तो कई बार गोल्ड अच्छा करेगा। तो एक बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोर्टफोलियो वर्ड बार बार आ रहा है, पोर्टफोलियो किसे बोलते हैं? पोर्टफोलियो मतलब होता है एक तरह से सिंपल समूह, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के गुच्छे को, क्लब को पोर्टफोलियो बोल देते हैं, है ना? तो बाय चांस अगर किसी को पोर्टफोलियो ना पता हो तो ये मतलब होता है। बाकी अब देखो सर, प्रैक्टिकली हम कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं इतनी सारी बातें? तो देखो मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स, फ्री वेबसाइट मैंने लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। screener.in है, ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है, इसमें आपको फाइनेंशियल फिल्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो आज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद, ये सारे टूल्स जो है ना, जो मैंने दे रखे हैं, इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो या जाके चेकआउट करो, एक बार देखो, इसमें खुद एक्सप्लोर करो, लगाओ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, और करो इसमें R&D खुद की। screener.in पर गए, अच्छा कैसे काम कर रही है, कैसी वेबसाइट का आउटलुक है, क्या आ रहा है क्या नहीं, थोड़े माथा फोड़ो। तो एटलीस्ट ये टूल्स जो हैं वो आपकी मदद करेंगे एनालिसिस में। तो इतने सारे जो फिल्टर्स हैं उनको, मतलब इतनी सारी बातों को समअप करने में मदद करेंगे, राइट? बाकी कुछ चीज़ें हैं जो पोर्टफोलियो के लिए आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द, कह सकते हो एक रेफरेंस के लिए मैंने निकाला है आपके लिए, कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी यार 15% से ऊपर है, बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से ऊपर है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ये डबल डिजिट रिटर्न्स हैं, है ना? आप बैंक में एफडी करा दो तो कितना रिटर्न मिलेगा? 7%, है ना? मैक्सिमम खींचतान करके। यहाँ आप देख रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी 15, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%। देखो डेट इक्विटी रेशो कितना कम रखा गया है ना? ये इसीलिए रखा गया क्योंकि हमें हाई डेट कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना। तो हम तो चाहते हैं डेट कम हो, जीरो डेट हो, और अच्छी बात है। पीई रेशियो देखो, हमने इस पर क्लास भी ली थी अलग से, प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना? नहीं ली थी आपने क्लास, देखी थी तो देख लो वीडियो पुरानी। पीई रेशियो जो है वो उस सेक्टर के एवरेज पीई रेशियो से क्या है, अगर कम है तो बढ़िया बात है, देखो, है ना? इसी तरह कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी की आप प्रॉफिट देखो, पिछले 5 साल का, 10 साल का लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है या बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो इस तरह की पहचान से आपको बिजनेस आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प होती है और आप निवेश अच्छा कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे टूल्स हैं और
इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वॉरेन बफे हो या कोई भी समझदार इन्वेस्टर हो, वो कुछ गलतियाँ कभी भी नहीं करता। आप चाहे इस वीडियोस को फॉलो मत करना, सारी बातें इग्नोर मार देना, लेकिन गलतियों वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना जो मत करना। बाकी चाहे मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, ठीक है? क्या गलतियाँ नहीं करनी? ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करना, बहुत फ़ायदा आपको नहीं होगा। इतना ज़्यादा एवरेज आउट हो जाएगा कि पता चला रिटर्न ही नहीं हो पा रहा। तो बहुत ज़्यादा स्टॉकों में होल्डिंग रखना, बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदने का मतलब सेफ्टी नहीं होता, वो गलती नहीं करनी है। दूसरा, बहुत लोग गलती करते हैं, स्टॉक टिप्स दे रहे हैं, कोई न्यूज़ में बोल दिया किसी ने, आपके दोस्त ने बोल दिया यार वो शेयर खरीद लो, मैंने भी बोल दिया, अगर किसी दिन गलती से मेरे मुंह से भी निकल जाए तो मत खरीदना वो शेयर, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है मैंने किसी सोच के हिसाब से बोला हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपकी सोच भी वो ही हो। तो आप अपने हिसाब से स्टडी करके ही हमेशा निवेश करो। मेरे या किसी के कहने के हिसाब से निवेश नहीं करना, अपनी स्टडी करो फिर निवेश करो। हॉट आईपीओज़ या पेनी स्टॉक के पीछे भागना कभी भी नहीं। मैंने तो आज तक का रिकॉर्ड है, 15 से भी ज़्यादा साल हो गए, लगभग 16वाँ साल चल रहा है। मैंने कभी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करा। हो सकता है बहुत लोग करते हो, लेकिन मैं नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन नहीं करता। और पेनी स्टॉक तो भैया टाटा बाय बाय। सेलिंग टू अर्ली, बोला था ना पेशेंस रखने का। पेशेंस, धैर्य अगर रख लोगे तो जीवन में भी और स्टॉक मार्केट में भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ये कोरे कागज पे मुझसे दस्तखत के साथ स्टैम्प करवा के ले लो, अगर मेरी बात मानते हो तो जल्दी बेचने का नहीं। और पांचवा, नो क्लियर एलोकेशन या रीबैलेंसिंग, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। सारा पैसा एक ही जगह रख दिया तो डर की बात, सारा पैसा दो जगह रख लिया तो भी थोड़ा डर की बात। तो अच्छे से एलोकेट करना है और रीबैलेंसिंग करनी है। रीबैलेंसिंग का मतलब है, कई बार आपको लग रहा है कि यार बैंकिंग वाला शायद अच्छा ना करे, तो थोड़ा सा पैसा बैंकिंग से निकाल के फार्मा में डाल दो। फिर 1-2 साल बाद फार्मा का कुछ पैसा आप डाल के आईटी में डाल दो, तो आप रीबैलेंसिंग भी कर सकते हो, है ना? है कितनी मज़ेदार चीज़। तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखना है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। चलो, तो समरी बता देता हूँ, क्रक्स आपके लिए बहुत ईज़ी है। कुछ मत करो, देखो वीडियो ख़त्म होने जा रही है, आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने गोल डिसाइड कर लो। वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या है मेरा गोल? तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ आप अभी बिल्कुल यंग एज में हो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने की एज में हो, तो आपका तो गोल ले लो अपना वही फॉरएवर वॉरेन बफे वाला कि ठीक है, पकड़ो 10 स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ, ठीक है? खुद अपनी R&D करो, है ना? किसी से पूछना है पूछ लो, लेकिन विश्वास मत करना, पूछने के बाद खुद उसको चेक करना है, ठीक है? और जितनी आपने फाइनेंस की पढ़ाई कर रखी है, या सीए स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सीएफए कर रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लगा दो अपनी पूरी फाइनेंस की नॉलेज उसका एनालिसिस करने में, उस कंपनी को निचोड़ दो। हर कंपनी में 10-15 दिन दे दो। तो 10 बड़ी कंपनियों की फुल स्टडी कर डालो, फिर सोचो अच्छा अब मैं समझ गया हूँ ये है कंपनियां, 70% कोर कंपनियों में लगाऊंगा पैसा, 30% सैटेलाइट यानी मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाऊंगा, तो पैसा डिवाइड हो गया। फिर अब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, अब इन्वेस्ट जब करोगे तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डीमैट अकाउंट है तो खुद कर लो, या तो डायरेक्ट, इतना दिमाग लगाने का मन नहीं करना तो ईटीएफ्स के ऑप्शन है, ईटीएफ की भी वीडियो आपको पता है आ चुकी है, उसको देख सकते हो। और नहीं तो आपके पास सिप का ऑप्शन तो है ही है। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बांध लो कि ठीक है यार, हर महीने ये 10 शेयर्स हैं, ये मैंने फिक्स कर लिए हैं, हर महीने 500, 1000, 2000 जितने रुपए के भी हैं वो मैं करता रहूँगा, सिंपल। और रिव्यू करना है हर 6 महीने बाद, नॉट डेली, आपके लिए। नहीं तो लोग सोचते हैं जैसे ही मैंने शेयर खरीदा बस टक बटन दबाया शेयर बाय, बस मेरे खरीदते वो भागता रहे भागता रहे बढ़ता रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो रिव्यू भी तरीके से करना है, 6 महीने बाद रिव्यू करो, देखो क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सारी कंपनियों की स्टडी दोबारा करो। किसी के फाइनेंशियल पैरामीटर खराब हो जाए तो भैया सोचो फिर हटा दो उसको, है ना? और बिजनेस को ट्रैक करो, प्राइस को नहीं। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपको लगता है वॉरेन बफे भी यही करते होंगे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके चलो भैया स्क्रीन के सामने बैठ गए, अब देखता हूँ मोबाइल पे कि ओहो शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है। वॉरेन बफे साहब ऐसे तो नहीं करते। तो आप जब ट्रैक करो, प्राइस मत देखो कि बढ़ रहा है घट रहा है, बिजनेस ट्रैक करो, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, 3 महीने की रिपोर्ट निकालो क्वार्टरली, यार प्रॉफिट बढ़े कि नहीं बढ़े, हाँ यार बढ़ गए, डेट कम हुआ, हाँ यार हो गया, कैश अच्छा हो रहा है। तो बस आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है, प्राइस नहीं चेक करना। देखो प्राइस तो कहीं ना कहीं, देखो प्राइस जो होता है
प्राइस मूवमेंट के लिए मैं अलग से सिखाऊँगा, वो अलग क्लासेस में बात करेंगे जब ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बात होगी। प्राइस तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ऊपर-नीचे होता है। वो ट्रैक करने लग गए तो फिर तो भैया काम ही खत्म इन्वेस्टमेंट का। तो आपको सिर्फ करना है बिज़नेस को ट्रैक, ठीक है? तो इन बातों को अगर ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करोगे ना, तो आप 90% अपने इन्वेस्टर दोस्तों से या इन्वेस्टिंग के लोगों से जो गलतियाँ करते हैं या बाद में सीखते हैं, थोड़ा-सा जल्दी सीख के सही चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है? चलो, तो अब देखो इतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए मैं लाया, तो अब आपका काम क्या? क्या? आपका काम है बिना शर्माए शेयर कर दो सबके साथ, हर ग्रुप में शेयर कर दो, काम की चीज़ है और नहीं अगर काम की हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है, तो ये रहा स्कैन कोड, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और बहुत आसानी से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी खुद स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो इस चैनल का मोटो याद रखना, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना, माता पिता का जितना हो सके सेवा करना और मस्त रहना और स्वस्थ रहना।